हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएसपी बाबा के क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग 12th केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर हल करेंगे। 2020 का सेट नंबर 1 हल करेंगे। तो बच्चों, यहाँ से जो अनसॉल्व्ड आपको हल कराए जा रहे हैं तो उसको बहुत ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है और सारे क्वेश्चन आपको लिखना है, कॉपी पे लिखना है और पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है 2020 में पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट बच्चों सहसंयोजी ठोस होता है, जो आपका 3rd नंबर पे है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है खा में समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी हैं। तो पहला है 0.1 मोलर NaCl तथा 0.1 मोलर Na2SO4 और दूसरा है 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.1 मोलर NaCl। नेक्स्ट है 0.1 मोलर यूरिया तथा 0.2 मोलर MgCl2 और नेक्स्ट है 0.1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोलर Na2SO4। तो इसमें आपका सेकेंड और 4th नंबर का जो बच्चों है वो सही ऑप्शन है, यानी सेकेंड वाला भी सही है और 4th वाला भी सही है। इन दोनों में जो मोलर सांद्रता है वो बराबर दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 धातुओं A, B, C तथा D के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट -2.0 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट तथा 0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता अभिक्रियाशीलता का क्रम है। तो इसमें आपका प्रथम वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो इसमें भी आपका प्रथम वाला सही है। उसके बाद एमाइडों से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक होते हैं। तो इसमें बच्चों Br2 और जो क्षार आपका KOH होता है तो वो होता है, इसमें भी आपका फर्स्ट वाला सही है। और राइबोफ्लेविन नाम है, विटामिन B2 का नाम है। तो बच्चों यहाँ तक आपके पास आंसर सारे लिखे गए हैं। का 3rd वाला सही है, खा का 2nd सही है, 4th सही है, गा का 1st सही है और घा का भी 1st है, अंगा का भी 1st है और चा का भी क्या है 2nd वाला सही है, जो विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन नंबर दूसरे का यह कहता है कि एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टलीय घनी जालक के केंद्र में स्थित है। यानी कोई घनी जालक है, इस तरह से कोई घनीय जालक है, इस तरह से कोई घनी जालक है और पोटेशियम यहाँ पर उसके केंद्र में स्थित है। उसका द्रव्यमान कितना दिया गया, 39 दिया गया है। उसके बाद कह रहा है कि पोटेशियम के 4.0 ग्राम में कितनी इकाई सेलों की अनुमानित संख्या होगी। तो बहुत ध्यान से इसको बच्चों चेक करना। देखो 1 मोल जब पोटेशियम होता है, 1 मोल पोटेशियम में 39 ग्राम होते हैं। तो एक मोल बराबर क्या होता है, 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में पोटेशियम की कितनी हो जाएगी 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 39। और तो 4 ग्राम में कितना हो जाएगा, 4 ग्राम में पोटेशियम कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 4 डिवाइड बाई 39। और बच्चों Z कितना दिया था, BCC की बात कर रहा, तो BCC में Z बराबर कितना हो जाता है, BCC में Z बराबर कितना होता है, Z बराबर होता है 2, तो इंटू 2। अब यहाँ से आप इसको हल कर लो, 2 दूनी 4 और ये 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 2 डिवाइड बाई 39। अब यहाँ से करो तो ये आ जाएगा 12.04 इंटू 10⁻23 और बटे 39। अब इसको बच्चों जब हल करोगे तो आपके परमाणुओं की संख्या यानी N0 निकल के आ जाएगा, जो 0.3087 इंटू 10⁻23 यानी N0
एक दशमलव इधर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 3.09 इंटू 10⁻22 इकाई सेल, इकाई सेल। तो ये है बच्चों आपका आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसका खा वाला देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों दूसरे का खा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवासशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक में 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणु भार की गणना कीजिए। तो कोई पदार्थ है, यानी पदार्थ बोलें तो विलेय विलेय की मात्रा यानी स्मॉल w कितना है? 2.5 ग्राम है। उसके बाद कह रहा है कि 100 ग्राम बेंजीन यानी विलायक बेंजीन की मात्रा कैपिटल W कितना है? 100 ग्राम। और उसके बाद कह रहा है क्वथनांक में वृद्धि, क्वथनांक में वृद्धि डेल्टा टीबी कितना है? डेल्टा टीबी आपका दिया गया है 0.4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी आपका दिया गया है 2.67। ये आपके मान दिए गए हैं। और अणुभार निकालना है, पदार्थ के अणुभार यानी m को आपको निकालना है, गणना करनी है। अब इतना सबको दिया गया है। अब यहाँ से आप देखना, यहाँ पे देखो पदार्थ के विलेय की मात्रा W 2.5 ग्राम, बेंजीन यानी विलायक है जो 100 ग्राम दी गई। क्वथनांक में जो वृद्धि हो रही है 0.4 डिग्री सेल्सियस है। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है वो आपका 2.67। पदार्थ के अणुभार की गणना करो। तो बच्चों हम लोग डेल्टा टीबी बराबर फार्मूला क्या होता है? 1000 इंटू स्मॉल w इंटू केबी डिवाइड बाई विलायक का भार इंटू अणुभार, विलेय का अणुभार। तो डेल्टा टीबी हमें दिया गया है, यम निकालना है। तो m बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा? 1000 इंटू स्मॉल w इंटू केबी डिवाइड बाई कैपिटल W और इंटू डेल्टा टीबी, ये बनेगा। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू सारी है। विलेय कितना है? 1000 दिया गया है, 1000 इंटू W कितना दिया गया है? 2.5। तो 2.5 इंटू डेल्टा टीबी कितना है? 0.4 डिवाइड बाई कैपिटल W कितना है? 100 इंटू और डेल्टा टीबी कितना है? 2.67। अब यहाँ से ये तो हट जाएंगे, कितना बचा? 10 इंटू 2.5 इंटू 0.4 डिवाइड बाई 2.67 ये बचेगा। अब यहाँ से हल कर लो, ये हल करोगे तो ये 25 इंटू 0.4 इंटू 2.67 ये बचेगा। अब इसको जब आप हल करोगे तो 166.87 मोल 87 ग्राम प्रति इसको हल करोगे तो 166.87 ग्राम प्रति मोल आएगा। ये आपका आंसर है। यानी m बराबर कितना आ रहा है? अणुभार कितना आ रहा है? 166.87 मोल ग्राम प्रति मोल। ये आपका आंसर है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा।
ये विद्युत रसायन का चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल है। लिखा है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना कीजिए। देखो पहला कह रहा है कि जो CD है, CD वो जब ऑक्सीकरण करता है तब CD2+ बनाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करता है। अब दान अपक्रिया किसके ऊपर होती है? ये ऑक्सीडेशन अपक्रिया होती है, और ये अपक्रिया आपकी किस पे होती है? एनोड के ऊपर होती है। उसके बाद कह रहा है जो Ag है, Ag+ यानी Ag+ इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बना लेगा? 2Ag बनाएगा, 2Ag बना लेगा, और ये अपक्रिया आपकी रिडक्शन अपक्रिया कहलाती है। और ये किस पे होता है? कैथोड के ऊपर होता है, ये कैथोड के ऊपर होता है। उसके बाद इनके विद्युत वाहक बल दिए गए हैं। जो CD है उसका दिया गया है, जो CD है इसके विद्युत वाहक बल दिए गए हैं माइनस का 0.40 वोल्ट, और जो Ag है, Ag+ का दिया गया है प्लस का 0.80 वोल्ट। ये आपको दिए गए हैं, और विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। अब विद्युत वाहक बल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है E0 बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फार्मूला होता है। तो कैथोड माइनस के एनोड करना, कैथोड कितना दिया गया है? कैथोड आपका दिया गया है, कैथोड पे अपक्रिया ये हो रही प्लस का 0.80, यानी 0.80 माइनस, और इसका कितना दिया गया है? माइनस का 0.40 वोल्ट दिया गया है। अब ये 0.80 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 0.40, ये कितना आ जाएगा? 1.20 वोल्ट, और यही आपके क्या है? विद्युत वाहक बल है। इस तरह से क्वेश्चन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बिलियन का है, तो इसको हम लोग फेर करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद करते हैं। हाँ, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि तीसरे का क्वेश्चन नंबर तीसरे का देखो क्या कह रहा है। कह रहा है H2SO4 का एक नमूना है जिसके 94% W/V यानी वेट बाई वी है। तो H2SO4 की मात्रा कितनी दी गई है? 94 ग्राम। 94 ग्राम कहने का मतलब यह है कि 100 ml विलियन में 100 ml विलियन में H2SO4 की मात्रा H2SO4 विलियन में H2SO4 घुला है। तो H2SO4 की मात्रा कितनी है? 100 ml के अंदर कितनी है? 100 ml के अंदर कितनी है? H2SO4 की मात्रा 94 ग्राम है। उसके बाद कह रहा है इसका घनत्व, यानी घनत्व कितना दिया गया है? घनत्व आपका दिया गया है D बराबर दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति ml, ये आपको दिया गया है। उसके बाद कह रहा है बिलियन की मोललता निकालो, यानी m हमें निकालना है, मोललता हमें निकालना है। मोललता हमें निकालना है, कैपिटल M हमें निकाल के देना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब इसमें हमें विलियन की मात्रा नहीं दी गई है, तो विलियन की मात्रा हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व यानी D बराबर क्या होता है? W/V। तो W अगर निकालना है तो W क्या ऐसे निकालेंगे? D इंटू V हो जाएगा, और D कितना दिया गया है? 1.84 इंटू V कितना है? 100 ml, और ये कितना आ जाएगा? 184 ग्राम। ये हमारे पास विलियन की मात्रा आ गई। अब अगर बिलियन की मात्रा आ गई तो विलायक नहीं दिया, तो विलायक की मात्रा हम निकाल लेंगे। तो विलायक की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा? विलियन की बराबर माइनस विलेय की मात्रा। ये फार्मूला बच्चों होता है, जब विलायक की मात्रा निकालनी हो
तो विलयन की मात्रा से विलय की मात्रा आप घटा दो तो जो निकल के आएगा वो विलायक की मात्रा आपकी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो विलयन की मात्रा कितनी निकली है 184 ग्राम, तो यहाँ पे 184 माइनस विलय की मात्रा कितनी है 94 ग्राम, 94 ग्राम। अब 184 से 94 जाएगा तो कितना बचेगा 90 ग्राम। ये आपका क्या आ गया विलायक की मात्रा। अब बच्चों विलायक की मात्रा आ गई तो मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता बराबर होती है विलय का भार बटे विलय का अणु भार इंटू 1000 डिवाइड बाई विलायक का भार, वो भी ग्राम में। अब विलय का कितना दिया गया है, विलय आपका दिया गया है 94, m कितना निकला है, इसका अणुभार कितना है, अणुभार H2S का अणुभार H2SO4 का होता है 98 ग्राम। भाई 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, सल्फर का 16 दूनी 32 होता है और इसका 64 हो जाएगा, तो इसका योग करोगे तो 98 ग्राम आपका अणुभार निकल के आ जाएगा। तो अणुभार कितना है 98 इंटू 1000 और विलायक का प्यारे बच्चों कितना निकला है 90 ग्राम। इसको हल कर लो, ये चले कट जाएगा और ये जाएगा 49 और ये 47, ये कितना हो जाएगा 4700 इंटू ये 41, इसकी गुणा करोगे तो 441 आएगा। इसको हल करोगे 10.66 ग्राम प्रति किलोग्राम आएगा। ये आपकी मोललता है, यही इसका आंसर है। तो यहाँ तक बातें बच्चों समझ में आ रही हैं। इस तरह से न्यूमेरिकल होते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों, न्यूमेरिकल कोई भी करना सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसको पहले लिख लो। जब आप उसको लिखोगे तब आपको सीधे सीधे फार्मूले नजर आएंगे, हाँ ये चीज़ हमें दी गई, इसके रिलेशन में कौन सा फार्मूला आता है। तो इस तरह से अगर घनत्व दिया गया है तो घनत्व वाला फार्मूला ये लगा देना, इससे आप विलयन का द्रव्यमान निकाल लोगे, विलयन की मात्रा निकाल लोगे, विलयन की निकल आएगी तो हम लोग विलायक की मात्रा भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, घुमाते बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों में घूमना नहीं है, चीज़ों को अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ तक सारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं और इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, उसके बाद तीसरे का घा वाला, तीसरे का खा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो खा है ये विद्युत रसायन का है। फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। तो ये थ्योरी है, अपने आप लोग देख लेना। उसके बाद निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। टिंडल प्रभाव, ये टिंडल प्रभाव है, ये गा वाले में आपको टिंडल प्रभाव पढ़ना है, टिंडल प्रभाव पढ़ना है। और दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण ये आपको मिलेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, पृष्ठ रसायन के अंदर मिलेंगे। पृष्ठ रसायन में ये दोनों आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का घा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का घा वाला देखो। घा वाले में कह रहा है कि अक्रिय गैसों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो अक्रिय गैसें शून्य वर्ग में आती हैं, पी ब्लॉक में शून्य वर्ग में आती हैं। तो इसकी पहली विशेषता ये है वर्ग 18 के तत्व शून्य वर्ग में रखे गए हैं, इसे अक्रिय गैस से कहते हैं। दूसरी है इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP6 होता
होता है, अर्थात बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। तीसरी विशेषता ये है इनकी विद्युत ऋणात्मकता शून्य होती है। तो ये इनकी दो विशेषताएं थी, हमने 3 करा दी है। पहला तो यही है, वर्ग 18 के तत्व शून्य वर्ग में रखे गए हैं, इसे अक्रिय गैसें भी कहते हैं। दूसरी, इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N_2 होता है, अर्थात बाह्यतम कोश जो होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। और बच्चों अगर पूर्ण रूप से भरा होता है तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है? शून्य होती है। क्योंकि ये आप मान के चलिए जो शून्य वर्ग में जो गैसें आती है, अक्रिय गैसें हैं, वो घमंडी गैसों के नाम से भी जाना जाता है और दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, क्योंकि उनका जो बाह्यतम कोश होता है वो पूर्ण रूप से भरा होता है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्लीवाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, इसका दूसरा वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 का, ये पहला था और इसी का जो घा का दूसरा है वो कह रहा है हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्लीवाइट खनिज होता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको नोट कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, चौथे का आपका डी ब्लॉक का है। कह रहा है पहले वाला है जो का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो अनुचुंबकीय लक्षण क्या है? अनुचुंबकीय लक्षण तो अनुचुंबकीय लक्षण में पहला तो यही है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अनुचुंबकीय लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के बाह्यतम कोश में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो अनुचुंबकीय लक्षण क्या है इनका? डी ब्लॉक के बाह्यतम कोश में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यही इसका लक्षण है। उसके बाद परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? तो परिवर्ती संयोजकता, हेडिंग लगाओ, परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों का बाह्यतम कोश, डी ब्लॉक के तत्वों का बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 N1 D1-10 होता है और ये NS व N1-N दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध
दोनों के इलेक्ट्रॉन बंध बनाते हैं, इसीलिए परिवर्ती डी ब्लॉक के तत्व, इसीलिए डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता, डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका आंसर है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं अनुचुंबकीय लक्षण क्या है और उनकी परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह अनुचुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं और इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 1 n D 1 10 होता है और इसमें जो बंध बनने की प्रकृति होती है वो NS के इलेक्ट्रॉन और 1 n या कह सकते हो D 1 10 के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब बच्चों इसको नोट कर लो, उसके बाद हम इसको मिटा देंगे, तब जाके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथे का सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर का पहला तो पढ़ा दिए, सेकंड वाले में देखो बच्चों, सेकंड कह रहा है कि लेंथेनाइड संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आप सभी लोग जानते हो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें आकार छोटा होता है। आकार छोटा होने के कारण क्या होता है, आकार छोटा क्यों होता है, उसका कारण यह है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो प्रभावी नाभिकीय आवेश आपका बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण परमाणुओं का आकार छोटा हो जाता है क्योंकि उनकी आयनिक त्रिज्याएं भी छोटी हो जाती हैं। इसी कारण से जो संकुचन उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इसको आप अपने हाथ कर लेना। हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो इसी में गा वाला है, संघनन बहुलक क्या है। संघनन द्वारा बैकेलाइट और पॉलीस्टार बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये बच्चों आपके आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये बहुलक का है। और दूसरा इसका गा और घा दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं। पीड़ाहारी, प्रशांतक तथा प्रतिरोधी क्या होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो ये आपके बहुलक के हैं, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस से हैं। उसके बाद पांचवें का देखो, क्वेश्चन नंबर पांचवें का तो क्वेश्चन नंबर पांच का में देखो क्या कह रहा है, कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो इसको हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल को करेंगे। तो बच्चों देखो पांचवें का क्या कह रहा है, कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण। तो अभिक्रिया, हाँ बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो 4 लक्षण है, प्रमुख लक्षण, वो हमने लिख दिए। पहला लक्षण यह है कि यह अभिक्रिया सदैव निम्न समीकरण का पालन करती है, यानी ये वाला समीकरण जो है प्रथम कोटि अभिक्रिया का है। और दूसरा है, इस अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता n बढ़ाने पर, यानी अभिकारक की जो सांद्रता होती है उसको अगर n गुना बढ़ा रहे हो तो अभिक्रिया का जो वेग है वो भी n गुना ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस अभिक्रिया में वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है तथा वेग स्थिरांक यानी जो k का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। और उसके बाद यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है। ये इसके 4 प्रमुख लक्षण हैं। और इसी में आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है, वो न्यूमेरिकल आप लोग बहुत ध्यान से समझना। देखो न्यूमेरिकल ये कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। तो इसको आप लोग लिख लो, उसके बाद हम इसको हल करते हैं। हाँ देखो बच्चों, कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल यानी टी हाफ जो है, टी हाफ कितना दिया गया है, 60 मिनट दिया गया है, 60 मिनट दिया गया है। उसके बाद 90% पूर्ण होने में, 90% पूर्ण होने में लगा समय यानी T1 जो है वो हमें निकालना है।
अब टी हाफ का मतलब क्या है, इसके लिए हम लोग समीकरण एक पढ़े हैं। टी हाफ बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाई के, यानी के बराबर क्या आ जाएगा 0.693 बटे टी हाफ, ये आ जाएगा टी हाफ, ये आपका समीकरण आ जाएगा। और x बराबर कितना है, x बराबर हमें कितना दिया गया है 90, और a बराबर कितना दिया गया है 100, यानी अभिकारक की a क्या है भाई, शून्य को प्रथम कोटि अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया बराबर क्या होता है भाई, k बराबर होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 10 का बेस a डिवाइड बाई a माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है। अब a क्या है, a है आपकी प्रारंभिक सांद्रता, a क्या है, a बराबर प्रारंभिक सांद्रता, और x क्या है, x बराबर परिवर्तन अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की मात्रा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की मात्रा। अब हम लोग जानते हैं कि a माइनस एक्स, a बराबर कितना दिया गया है 100, और x कितना है, x है आपका 90, यानी a बराबर कितना आ जाएगा 10, और इस फार्मूले में आप रख दो, तो इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या बन जाएगा 0.693 बटे टी हाफ, तो टी हाफ कितना है, टी हाफ है आपका 60 बराबर 2.303 डिवाइड बाई टी, और लॉग a कितना दिया गया है 100, और a माइनस एक्स करेंगे तो कितना आया था, a माइनस एक्स करने पर कितना आ गया था 10, a माइनस एक्स जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी ये बनेगा। अब 0.693 डिवाइड बाई 60 बराबर 2.030 लॉग डिवाइड बाई टी लॉग, ये कितना हो जाएगा भैया, जाएगा तो कितना आ जाएगा लॉग 10 का बेस 10। अब देखो 0.693 बाई 60 बराबर 2.030 डिवाइड बाई टी लॉग 10 का बेस कितना होता है 1, ये होता है। अब देखो t बराबर फार्मूला क्या बनेगा, t बराबर बनेगा 2.3 सॉरी यहाँ पे 2.303 होगा, 2.303, यहाँ सब जगह कर लो 2.303, ये भी आपका हो जाएगा 2.303 डिवाइड 0.693 इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इंटू 60 इंटू 1, ये हो जाएगा। अब इसका जब हल करोगे तो जो आपका T1 निकल के आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 199, या इसको हल करोगे तो ये आगे यहाँ पे कर देते हैं, देखो यहाँ पे करोगे जब इसकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 138.18 डिवाइड बाई, अब यहीं से आए हल कर लेते, इसको यहाँ से हटा देते तो 138.18 डिवाइड बाई आ जाएगा 693, और यहाँ कितना है, यहाँ है इंटू 1 की गुणा कराओगे कुछ नहीं होगा, तो T1 बराबर जब इसको आप हल करोगे, इतने को हल करोगे तो यह आ जाएगा 199.39 मिनट। तो ये आपका क्या है आंसर है, यानी 90% पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो 199.39 मिनट आपका लगेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा वीडियो लग रहा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है
तो इसलिए हम अनसॉल्व्ड पेपर को हल करा रहे हैं। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी आपके दोस्त लोग हों, उनके पास वीडियो को शेयर करना। यहाँ से अगर हमारे एमएसपी बाबा के चैनल से पढ़ रहे हैं तो अनसॉल्व्ड पूरे करा देंगे और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अनसॉल्व्ड एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छुड़वा नहीं रही, सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5वें का खा जो है वो आप लोगों के आउट ऑफ सिलेबस का है। कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम, ये आपका आइसोलेटेड का है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है इसका 5वें का गा देख लो। 5वें क्वेश्चन नंबर 5वें का गा, क्वेश्चन नंबर 5 का गा जो है, गा वाला देख लो। ये कह रहा है कि लिगेंड क्या है। तो लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध, उपसह संयोजी बंध बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। लिगेंड कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। इसे तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मार्कर चेंज कर दें। हाँ तो बच्चों लिगेंड कहते हैं, इसे तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से होगा। उसके बाद कह रहा है कि एक दंती और 2 दंती लिगेंड। तो एक दंती लिगेंड क्या होते हैं? एक दंती लिगेंड, एक दंती लिगेंड क्या होते हैं? एक दंती लिगेंड बच्चों होते हैं जिसमें वे लिगेंड या वे लिगेंड जिनमें एक दाता परमाणु उपस्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल में आपके आते हैं, जैसे NH3 हो गया, H2O हो गया, CO हो गया, कार्बोनिल जिसको बोलते हो CO हो गया आदि। तो ये आपके सभी के सभी कैसे एक दंतु हैं। उसके बाद अगर 2 दंतु की बात करें तो 2 दंतु लिगेंड क्या होंगे? 2 दंती लिगेंड। तो 2 दंती लिगेंड क्या होते हैं? जिनमें 2 दाता परमाणु हो, जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 2 दंती लिगेंड कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ईएन हो गया और ऑक्सोलेटो हो गया। ये सब आप ईएन का फार्मूला एथिलीन डाइमीन होता है, इसको इस तरह से लिखते हैं CH2NH2 तो इसमें देखो 2 दाता परमाणु हैं। जो नाइट्रोजन आपके हैं वो कौन से हैं? 2 दाता परमाणु हैं जो उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होंगे केंद्रीय धातु परमाणु से। और ऑक्सोलेटो यानी COO- और COO-। तो इसमें भी देखो ऑक्सीजन दोनों हैं, ये भी आपकी कैसी हैं? दाता परमाणु हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? 2 दंती लिगेंड के हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम है एथिलीन डाइमीन, और इसका नाम है ऑक्सोलेटो। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नोट कर लिया। उसके बाद देखो इसी में दे दिया गया है कि जो उदाहरण दीजिए, निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। तो इसमें पहला जो आपका है वो है
H2O6 और उसके बाद Cl3। अब बच्चों इनका नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहला काम इसके नाम में क्या करते हैं? गुरु कोष्ठक चेक करते हैं। अगर गुरु कोष्ठक हमारा धनायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और अगर गुरु कोष्ठक ऋणायन है तो केंद्रीय धातु परमाणु के लास्ट में, नाम के लास्ट में 8 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहले गुरु कोष्ठक कैसा है? धनायन है। अगर धनायन है तो इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं, हेक्सा एक्वा, फिर क्या है? आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? थर्ड आएगी, क्योंकि इसकी 0 हो जाएगी भाई। इसका निकालेंगे x + 0 और ये प्लस माइनस का कितना है? माइनस का 3। तो x माइनस कितना आएगा? 3, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? प्लस का 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 है। फिर क्लोराइड, तो क्लोराइड संख्या नहीं बताते हैं। जो गुरु कोष्ठक के बाहर लिखा होता है उसकी नंबर हम नहीं बताते हैं कि 3 लगे तो ट्राई लगाएं, और गुरु कोष्ठक के दाएं में भी लिखा है तब भी हम लोग नंबर नहीं बताते हैं। यानी गुरु कोष्ठक के अंदर जो हैं उनकी हम लोग संख्या बताते हैं, और गुरु कोष्ठक के बाहर जो भी चीज लगी है उसकी संख्या नहीं बताते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा आयरन, थर्ड क्लोराइड। उसके बाद इसका सेकेंड वाला है। सेकेंड वाला देखो क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहा है K4FeCN6, ये कह रहा है। तो इसका लिखेंगे, सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, पोटेशियम साइनो। उसके बाद अब देखो गुरु कोष्ठक कैसा है? ऋणायन है, और ऋणायन के लिए लास्ट में क्या लगाते हैं? 8। तो ये क्या हो जाएगा? फेरेट। फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? इसकी निकालेंगे, प्लस का 4 है और यहाँ माइनस का 6 है, यानी कितनी आ जाएगी? प्लस का 2। तो इस तरह से इसका नाम लिखेंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। तो इस तरह से एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का घा, देखो इसी के घा में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से आप लोग चेक करना। क्वेश्चन नंबर 5वें का जो घा है, क्वेश्चन नंबर 5वें का घा, ये कह रहा है हाइलोएल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो सबसे पहले हाइलोएल्केन, हेडिंग लगाओ सभी लोग, हाइलोएल्केन बनाने की 2 सामान्य विधियां। तो बच्चों हम लोग बहुत सारी विधियां बना सकते हैं, लेकिन 2 कह रहा है तो हम 2-3 आपको करा देंगे। जो आपको पसंद आए उसको आपको याद रखना है। तो पहली विधि तो ये है, पहली विधि है अल्कोहल द्वारा बना लेंगे। अल्कोहल द्वारा हम बना लेंगे। अल्कोहल जैसे CH3OH, इसी की अभिक्रिया अगर PCl5 से करा दें, PCl5 के साथ में, तो PCl5 के साथ कराएंगे तो P अगर ऐसे हैं तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, इसको इस तरह से समझ लो, H, P को उठाओ ऐसे रख लो, 1 Cl इधर 1 Cl इधर और 3 Cl बीच में, इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक करो, ये बॉन्ड ब्रेक करो। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, CH3Cl, साथ में क्या बना, POCl3, साथ में क्या बना, HCl। अब इस तरह से भी कर सकते हो। इसी तरह से अगर CH3CH2OH आए तो इसी की अभिक्रिया भी आप PCl5 से करा सकते हो। इससे भी कराएंगे तो ये क्या बनेगा, CH3CH2Cl, साथ में क्या निकलेगा, POCl3, साथ में क्या निकलेगा, HCl। तो ये सब हमारे क्या हैं, हाइलोएल्केन हैं। इनका नाम है मेथिल क्लोराइड और इसका नाम है एथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। और दूसरे मेथड की अगर बात करें तो ये तो अल्कोहल द्वारा बनाए हैं, हम एल्केन के, दूसरा क्या है, एल्केन के हाइलोजनेशन द्वारा या हाइलोजनीकरण द्वारा
हैलोजनीकरण द्वारा भी बना सकते हैं। देखो हैलोजनीकरण यानी जैसे CH4 है, अब इसी की Cl2 से अभिक्रिया कराओगे Hb की उपस्थिति में, तो एक H एक Cl क्या निकल जाएगा HCl, साथ में क्या बचा CH3Cl, और इसी के साथ अगर समझे तो इस तरह से लिखा है CH3CH2CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसी की अभिक्रिया अगर Br2 के साथ करा दें Hb की उपस्थिति में, तब भी हमें क्या बनेगा CH3CH2Br, और इधर क्या निकलेगा HCl, और इधर क्या निकलेगा HBr। तो इस तरह से हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया कराइए। तो पहली अभिक्रिया जो हमारा हैलोएल्केन बना है, तो पहली कह रहा है एल्कोहली KOH के साथ एल्कोहलिक KOH के साथ कराओ, तो ये CH3CH2 Cl के साथ एल्कोहली KOH के साथ कराएंगे, तो यहाँ चेक करना क्या बनेगा, यहाँ से होगा विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ये क्या होता है हैलोजनीकरण होगा। अब यहाँ से चेक करो, इसको इधर लिख देते हैं। इधर देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, अब यहाँ का Cl और यहाँ का K क्या निकल जाएगा KCl निकल जाएगा, और इधर का OH, और ये जिससे जुड़ा ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा का एक हाइड्रोजन, और यहाँ का क्या निकलेगा OH, यानी क्या निकल जाएगा H2O। अब यहाँ का एक बॉन्ड फ्री होगा, एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन का फ्री होगा, तो आपस में क्या बना लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम है एथिलीन। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, और इधर हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम इसका अगला वाला करेंगे। देखो अगला वाला कैसे करेंगे, अगला वाला बच्चों देखो चेक करो, ये कह रहा है AgCN के साथ, तो AgCN के साथ जब कराओगे तब क्या होगा, AgCN के साथ करा लो, यानी CH3CH2Cl, इसी की रिएक्शन AgCN के साथ कराएंगे। AgCN के साथ कराएंगे तब देखो AgCl तो निकल जाएगा, AgCl भाई इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस दोनों का मिलन होगा, AgCl निकल जाएगा, और इधर ये नाइट्रोजन बंध बना लेता है, यह इस रिएक्शन में ये नाइट्रोजन बंध बना लेता है, यानी ये क्या बन जाएगा CH3CH2 और NC आइसोएथिल साइनाइड। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है। तो इसको आप लोग लिखो और इसके स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं उसको आप कॉपी पे लिखना जरूर, और कहीं भी अगर कोई डाउट आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम आपके लिए वो जो भी डाउट होगा हम उसको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे, आपको सारी चीज़ें हम समझाएंगे। और एग्ज़ाम की तैयारी आप दिलो जान से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके MSP बाबा आपको पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप इतना ज़रूर बताना, अगर कोई वीडियो में डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप ये बता ज़रूर देना कि हाँ सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर कवर करेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर छठे का क्वेश्चन नंबर छठे का देखो ये कह रहा है कि प्राथमिक एमीन एवं एल्कीन से प्राथमिक एल्कोहल के विरचन की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले प्राथमिक एमीन द्वारा बनाएंगे। प्राथमिक एमीन द्वारा हम लोग प्राथमिक 1 डिग्री एल्कोहल बनाएंगे। 1 डिग्री एल्कोहल देखो CH3CH2NH2 ये 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन। अब इसी की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे HNO2 के साथ में। अब यहाँ से देखो क्या होगा, एक N दूसरा N यानी N2 के रूप में निकल जाता है, और साथ में आपका क्या निकलेगा H2O निकल जाएगा, और साथ में आपको क्या बचेगा OH जो बचा है वो जुड़ जाएगा, यानी यहाँ से क्या आपका निकलेगा बनेगा CH3CH2 और यहाँ क्या बचा OH जो आपका जुड़ जाएगा, और ये क्या है 1 डिग्री का एल्कोहल है या एथिल एल्कोहल, नाम है इसका एथिल
एल्कोहल, एल्कोहल। और दूसरा कह रहा है कि एल्कीन द्वारा बनाओ, तो ये पहली थी। दूसरी रिएक्शन क्या है? एल्कीन द्वारा, एल्कीन द्वारा, एल्कीन द्वारा हम लोग बनाएंगे। जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, इसी की रिएक्शन HBr के साथ करा देंगे। HBr के साथ कराएंगे तो H यहाँ चला जाता है और Br यहाँ जाएगा और पाई बन टूट जाएगा, मार्कोनिक ऑफ नियम लगेगा, मार्कोनिक ऑफ नियम। तो ये बनेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और Br, ये बन जाएगा। अब इसी की रिएक्शन हम लोग एक्वस NaOH के साथ करा देंगे। NaBr निकल जाएगा, NaBr, और ये क्या बचा है? RCH2CH2OH, ये भी क्या है? 1 डिग्री का एल्कोहल है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। 2 विधियों द्वारा बता रहा था, प्राथमिक एमीन द्वारा भी बना लिए और एल्कीन द्वारा भी हम लोग 1 डिग्री का निर्माण कर लिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अम्ल के साथ प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रियाएं। तो पहला कह रहा है कि एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, यानी जो आपका CH3CH2OH, इसी की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे CH3COCl। इसके साथ जब कराएंगे एक उपस्थिति होती है AlCl3, यहाँ पे होगी। तो देखो क्या होगा कि एक H एक Cl के साथ क्या निकालेगा? HCl, और ये क्या बचेगा? ये CH3 बचा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर O CH2 और CH3, ये क्या बन जाएगा? एस्टर बनेगा। और इसी तरह से हम दूसरा कह रहा है एसिटिक एसिड से, एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया। तो एसिटिक अम्ल से क्रिया करा लेंगे, क्रिया CH3COOH की अभिक्रिया CH3OH के साथ कराएंगे एल्कोहल के साथ। यहाँ का OH, यहाँ का H, यानी क्या निकलेगा? ये वाला H, यहाँ का OH, ये निकल जाएगा, H2O बन के निकल जाएगा। साथ में क्या बच रहा है? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर O CH3, तो ये बनेगा। ये भी हमारा क्या है? एस्टर है। तो इस तरह से आप इसका निर्माण कर सकते हो। और फिर कह रहा है एथिल एल्कोहल के प्रमुख उपयोग बताइए। तो प्रमुख उपयोग की अगर बात करें, उपयोग क्या है? तो उपयोग के अंदर पहला है स्पिरिट के रूप में करते हैं उपयोग, स्पिरिट के रूप में, और स्पिरिट के रूप में। और दूसरे की बात करें तो पेय पदार्थ बनाने में, और तीसरे की बात करें तो ऑक्सीकारक के रूप में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अथवा है, छठे का अथवा, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का है अथवा। तो अथवा में देखो क्या कह रहा है। अथवा में कह रहा है क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से फिनॉल का विरचन लिखिए, यानी क्लोरोबेंजीन और एनिलीन से क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन द्वारा, इसके द्वारा बना लेंगे। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है? Cl। इसी की अभिक्रिया NaOH के साथ करा देंगे और इसके साथ कराएंगे तो NaCl निकल जाएगा, और साथ में आपका क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा, OH बनेगा। तो इसे कहते हैं फिनॉल, ये बन जाएगा। उसके बाद कह रहा है एनिलीन द्वारा, तो एनिलीन द्वारा हम बना लेंगे। नेक्स्ट है एनिलीन द्वारा, एनिलीन
द्वारा। तो एनिलीन द्वारा अगर बनाएं तब क्या होगा, देखो एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, एनिलीन का होता है NH2, ये है एनिलीन, एनिलीन। अब इसी की रिएक्शन हम लोग NaNO2 और साथ में क्या लेंगे 2HCl और इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे ठंडा करेंगे। तो ये BDC में बनेगा। अब 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन है, यानी क्या निकलेगा 2H2O और साथ में NaCl निकल जाएगा और साथ में क्या बचा, जो बचा है वो लिख लो, ये N2 और Cl। भाई एक N यहाँ बचा, एक N ये है, एक Cl बचा, तो N2Cl और इसी का नाम है BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसकी जल से क्रिया कराएंगे, H2O की क्रिया, भाप लेंगे इसके साथ जब इसको गर्म करेंगे तो ये आपका N2 निकल जाएगा और साथ N2 के रूम में निकल जाएगा और यहाँ का मिलेगा OH मिलेगा, तो N2 निकल गया और साथ में क्या निकलेगा HCl निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। उसके बाद कह रहा फिनॉल के अम्लीय लक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो फिनॉल का बच्चों अम्लीय लक्षण जो है, फिनॉल का अम्लीय लक्षण, तो फिनॉल का अम्लीय लक्षण क्या है वो भी समझ लो। जब किसी धातु की अभिक्रिया कराओगे, OH की अभिक्रिया 2 मोल Na के साथ में और 2 मोल इसके लेंगे, इसके साथ कराएंगे तो फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन ONA, जो प्लस होता है माइनस होता है, यहाँ से क्या निकलता है H2। तो इस तरह से अगर अभिक्रिया कराओगे और इसी की अभिक्रिया अगर क्षार से करा दो, OH इसी की अभिक्रिया अगर NaOH के साथ कराओगे क्षार के साथ, तो ये हमारा क्या मिल जाता है, वो भी हमारा ONA मिलेगा और साथ में क्या निकलेगा H2O। तो अगर धातु के साथ करा रहे हो तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा और अगर जो है इसके NaOH क्षार के साथ कराओगे तब भी सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। और ये दोनों अभिक्रियाएं जो हमारी हैं ये फिनॉल के अम्लीय गुण को प्रदर्शित करती हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। और उसके बाद में कह रहा है कि HNO3 से अभिक्रिया कराइए, तो इसकी हम लोग अभिक्रिया HNO3 से करा देंगे। इधर देखना, देखो पहली रिएक्शन क्या है, HNO3 से, यानी जो फिनॉल बना है HNO3 से क्रिया, तो HNO3 से क्रिया हम लोग कराएंगे इसकी, जो आपका फिनॉल बना है इस तरह से, इसी की रिएक्शन HNO3 के साथ कराएंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, इसके साथ जब कराएंगे तो आर्थो और पैरा 2 उत्पाद बनते हैं। OH यहाँ जाएगा, NO2 यहाँ जाएगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा और दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है OH, और यहाँ क्या आ जाएगा NO2, साथ में क्या निकलेगा H2O। तो ये आर्थो उत्पाद है और ये हमारा पैरा उत्पाद है। तो जो पैरा है वो ज़्यादा स्थायी या कम स्थायी है, तो मुख्य उत्पाद जो है वो पैरा वाला होता है। और उसके बाद जिंक के साथ कह रहा, तो Zn से क्रिया, Zn के साथ करा दो। तो फिनॉल जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, OH फिनॉल जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है और साथ में क्या बनता है, बेंजीन रिंग बनती है। इस तरह से ये हमारी क्या है, बेंजीन है। तो इस तरह से अभिक्रिया होगी। ये देखो ये दोनों रिएक्शन हो गई। इस तरह से क्वेश्चन होगा और इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। छठे का क्वेश्चन नंबर, छठे का खा वाला देखो, चेक करो क्या होगा। ये कह रहा है क्या होता है जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है। पहला है टालेन अभिकर्मक के साथ। तो एल्डिहाइड कोई भी हो, टालेन अभिकर्मक के साथ, टालेन अभिकर्मक क्या होता है, Ag2O, ये होता है टालेन अभिकर्मक। तो कोई भी एल्डिहाइड ले लें, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, Ag2O के साथ में। इसके साथ जब इसको गर्म करेंगे तो Ag निकल जाता है, Ag का O6 मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, जो O है वो C और H के बीच चला जाएगा, यानी ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। इस तरह से होगा। उसके बाद क्या कह रहा है, HCN से अभिक्रिया। तो पहली तो इससे हो गई, दूसरी है HCN से अभिक्रिया।
इसके साथ कराओ, एल्डिहाइड कोई भी ले लो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसके साथ कराओ HCN की अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। CN जो है अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये पाई बन टूटेगा, ये माइनस बनेगा और H इसके साथ चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ आपका H पहले से था, H पहले से रहेगा और ये क्या हो जाएगा CN, तो ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है NaHSO3 से अभिक्रिया, तो थर्ड कह रहा है NaHSO3 से क्रिया, तो बच्चों इसको समझो, ये एल्डिहाइड ले लो CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O, इसी की अभिक्रिया NaHSO3 से कराएंगे, सोडियम बाइसल्फेट से कराएंगे। N और SO3 ये कार्बन पे अटैक करेंगे और ये पाई बन टूटेगा, इससे कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब यहाँ क्या आ गया OH और यहाँ क्या आ गया, H पहले से था और यहाँ आ जाएगा NaSO3, ये बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक यानी RMG के साथ अभिक्रिया, तो नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर पे है RMgX से क्रिया, तो बच्चों इसके साथ करा दो एल्डिहाइड CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O, इसी की अभिक्रिया RMgX से कराओ, Mg के ऊपर पास और प्लस होता है, ये माइनस है और ये बंद टूटता है, तो ये अटैक करेगा इसके ऊपर, ये पाई बंद टूटेगा, इससे कौन आ जाएगा, Mgx आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा CH3 CH और यहाँ क्या आ गया OMgX और इधर क्या हो जाएगा R, तो ये बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है फेहलिंग विलयन के साथ क्रिया, तो यहाँ पे इसको मिटा दें, इसको नोट करो फिर मिटा दें। हाँ नेक्स्ट बच्चों देखो क्या कह रहा है फेहलिंग विलयन के साथ, यानी 5 नंबर पे क्या है फेहलिंग विलयन। फेहलिंग विलयन क्या होता है CuO, ये फेहलिंग विलयन होता है, तो इसके साथ कराएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसके साथ किसके रिएक्शन करानी है CuO की, इसके 2 यूनिट लेंगे, तो ये लाल अवक्षेप देता है, ये कैसा देता है लाल अवक्षेप देगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा Cu2O जो कैसा है रेड अवक्षेप है, और यहाँ क्या होगा ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में जाएगी, यानी क्या बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और O और H कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, ये भी क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसको पहले नोट करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला है कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ROH के साथ रिएक्शन करता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ करेगा ROH के साथ करेगा से क्रिया, बहुत ध्यान से चेक करना, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे ROH के साथ कराएंगे। अब यहाँ से H यहाँ से OH क्या निकलेगा H2O निकलेगा, और साथ में बच्चों क्या बनेगा भाई CH3 बचा, CH3 लिख लो, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बचा, O लिख लो। अब यहाँ से क्या निकला था H निकला था, फिर क्या बचा C, फिर इससे बनेगा O और O से क्या जुड़ा है डबल बॉन्ड हो गया। उसके बाद क्या बचेगा O और R, तो ये क्या बन गया एस्टर बन जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है अमोनिया से अभिक्रिया, तो नेक्स्ट रिएक्शन किसकी है NH3 के साथ, NH3 से क्रिया, इसके साथ आप चेक करो, देखो इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, इसी की अभिक्रिया किसके साथ करानी है अमोनिया के साथ, इसके साथ कराएंगे तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये बनेगा CH3
सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा NH4 अमोनियम बन जाएगा। अब उसके बाद इसको जब गर्म करेंगे तो एमाइड में बन जाएगा, यानी H2O निकल जाएगा और साथ में देखो क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 जो क्या है एमाइड है, एमाइड। तो इस तरह से रिएक्शन होगी। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है PCl5 से अब क्रिया। तो थर्ड नंबर पे क्या है PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया। तो PCl5 से अगर कराएं तो देखो क्या होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी अब क्रिया PCl5 से करानी है। इसके साथ कराएंगे तो P को ऐसे रखेंगे, एक Cl इधर एक Cl इधर, 3 Cl नीचे, इस तरह से। ये ब्रेक करो ये ब्रेक करो, क्या बना CH3 C डबल बॉन्ड OCl एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। और उसके बाद देखो क्या बचा है HCl बचा है, HCl साथ में क्या बचा है POCl3। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। और नेक्स्ट बच्चों देखो क्या है NaOH के साथ क्रिया। तो 4 नंबर पे क्या है NaOH से क्रिया। देखो इसके साथ जब कराएंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H की अब क्रिया NaOH के साथ कराएंगे। इसके साथ कराएंगे तो यहाँ से देखो क्या होगा OH और H की दोस्ती है, यानी H2O बनेगा, साथ में आपको लवण बनेगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या बचा ONA। तो ये क्या बन गया साल्ट बन गया, सोडियम एसीटेट बन जाएगा। अब यहाँ से इसका लास्ट है 5 नंबर पे लाल फास्फोरस तथा H2O की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपक्रिया। तो ये 5 नंबर यहाँ पे लिख देते हैं। 5 नंबर पे है लाल फास्फोरस यानी PCl3 और रेड फास्फोरस और X2 से अपक्रिया करानी है। इसके साथ कराएंगे, देखो चेक करो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, इसके साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति किसकी होनी चाहिए X2 के साथ रिएक्शन करेगा, यानी X2 और साथ में उपस्थिति किसकी है रेड फास्फोरस की है और साथ में क्या है रेड फास्फोरस की है और PCl3 की उपस्थिति है। यहाँ से करेंगे तो यहाँ का एक H निकल जाता है, तो ये आपका बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसकी जगह क्या आ जाएगा X और ये क्या है C डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या है OH। तो इस तरह से अपक्रिया होगी। इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक अम्ल फेरस सल्फेट और तारपीन के तेल के साथ क्लोरीन की होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये आपके आउट ऑफ सिलेबस का है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सिद्धांत, इसका नामांकित क्षेत्र, H2SO4 के सुक्रोस और कॉपर के साथ होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये बच्चों आप देख लेना क्वेश्चन। और उसके बाद कह रहा है कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लेना। उसके बाद ग्लूकोज अणु में 5 OH समूह, यानी सिद्ध करना है कि ग्लूकोज जो होता है इसमें 5 OH समूह जुड़े होते हैं। तो ग्लूकोज में यानी ये 7वें का खा है, क्वेश्चन नंबर 7 का खा, इसमें 5 OH समूह, 5 OH समूह यानी CHOCHOH का 4 और ये CH2OH, ये क्या होता है ग्लूकोज। इसकी अपक्रिया आप PCl5 से करा दो। PCl5 से कराएंगे 5 मोल लेंगे तो ये 5 मोल POCl3 के 5 मोल बनेंगे और जहाँ जहाँ OH है वहाँ वहाँ Cl चला जाता है, साथ में क्या बनता है 5 मोल HCl बन जाता है, साथ में क्या बनेगा CHO, साथ में CH और यहाँ Cl आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा CH2 और Cl। तो इस तरह से अपक्रिया देखो। इसका नेक्स्ट देखो ये CHO वाला है, तो CHO समूह की देख लो, ये सेकेंड नंबर पे है CHO समूह की अभिक्रिया।
तो CHO समूह की अभिक्रिया क्या है वो भी चेक करो। देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHOH CH2OH ये होता है ग्लूकोज। अब इसी की रिएक्शन हम NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 के साथ कराएंगे। इसके साथ जब इसको गर्म करेंगे तो 2 H निकलेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या निकाल देंगे H2O। अब यहाँ से चेक करना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से हटी है तो यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी ये बनेगा CH डबल बॉन्ड NH2 ये बन जाएगा। और साथ में बच्चों देखो क्या बचा है, ये इधर बचा है CHOH और CH2OH। तो ये CHO समूह की अभिक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट देखो कह रहा है, बहुत आसान है, कीटोनिक समूह की अभिक्रिया। तो यहाँ पे कर देते हैं, थर्ड नंबर पे यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O समूह की क्रिया तो C डबल बॉन्ड O समूह की यानी कीटोनिक समूह की अभिक्रिया। तो CH डबल बॉन्ड O CHOH और CH2OH ये होगी। अब इसी की अभिक्रिया हम लोग किससे करा देंगे, HCN के साथ करता है। इसके साथ जब करेगा तो H ऑक्सीजन के साथ जाएगा और CN कार्बन से जुड़ेगा जो एल्डिहाइड में होता है। तो इसके साथ होगा तब भी वही काम होगा कि HOH और यहाँ क्या आ जाएगा CN ये हो जाएगा, और ये हमारा CHOH है 4 और ये क्या है CH2OH। तो इस तरह से अभिक्रिया होंगी और यही हमारी तीनों अभिक्रियाएं ये चीज़ प्रदर्शित करती हैं कि हाँ एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर 5 OH समूह क्यों होते हैं, CHO समूह क्या होते हैं और कीटोनिक समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो और उसके बाद क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर लिखिए। तो ये बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु के अंदर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप तैयार करिए। और इसका अथवा में जो क्वेश्चन दिया है वो एमिनो अम्ल तथा प्रोटीन की परिभाषा लिखिए, प्रोटीन के प्रमुख स्रोत एवं शरीर में उसके कार्य लिखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपको जैव अणु के अंदर मिल जाएगा, थ्योरी पार्ट है। तो थ्योरी पार्ट बच्चों आप ही लोगों को तैयार करना है। इस चैनल पे आपको जो अनसॉल्व्ड के अंदर आपको सारी रिएक्शन आपको बता दी जाएंगी और जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे वो सारे आपको न्यूमेरिकल बता दिए जाएंगे। और जो थ्योरी है वो अपने आप अपने हाथ तैयार करिए, थोड़ी मेहनत आप लोग भी करिए, थोड़ी हम भी कर रहे हैं। तो इसलिए और आज जो भी आपका सेट 1 हुआ है तो सेट 1 को आप लोगों को पूरा तैयार करना है, कैसे भी करना है वो तुमको एडजस्ट करना, आप लोगों को एडजस्ट करना है। और बाकी आने वाले वीडियो में भी हम सेट अनसॉल्व्ड ही हल करेंगे। तो एक सेट एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और अगर आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा कोई पढ़ा नहीं सकता, इससे ज़्यादा आपको कोई समझा नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, हाँ सर आपने वीडियो जो डाला था हमें बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।